कांग्रेस पर सीधा प्रहार किया, बहुत सारे विषय एक के बाद एक उठाए और खरी खरी सुनाई कांग्रेस को। और यही आज हमारी जो विशेष चर्चा का विषय है, वही आज हमारा है, वक्फ से वोट बैंक, पीएम का कांग्रेस पर प्रहार। विशेष चर्चा आज हमारी वक्फ से वोट बैंक, पीएम का कांग्रेस पर प्रहार, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ अनुजा कपूर जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, बनी हुई हैं। अनुजा जी, स्वागत है आपका। ऋषि शंकर मिश्रा जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, वो हमारे साथ में बने हुए हैं। ऋषि शंकर मिश्रा जी, स्वागत है आपका। और विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ बने हुए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। ऋषि शंकर मिश्रा, बहुत सारे सवाल प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर सीधे सीधे उठाए हैं, और अगर वहीं से शुरू करें कि तुष्टीकरण की सियासत में और कितना नीचे जाएगी कांग्रेस, चाहे वो संविधान बदलने की बात हो, चाहे दूसरी चीजें हो, वो हमेशा तुष्टीकरण के इर्द गिर्द रहा है। अगर ऐसा ही है, इतना ही अगर सगे हैं, तो अध्यक्ष क्यों नहीं बना देते कांग्रेस का? अपना 50% लोगों को टिकट दीजिए और उनकी बात करिए। ठीक है, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री यदि मुसलमानों के हितैषी खुद अपने आप को इन दिनों वक्फ बिल संशोधन के बाद बीजेपी अपने आप को मुसलमानों को हितैषी बता रही है, तो कम से कम 50% तो छोड़ दीजिए। आप कांग्रेस को एडवाइस दे रहे हैं कि कांग्रेस 50% सांसदों का या जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें 50% मुसलमानों को क्यों नहीं दे देती है, पार्टी के अध्यक्ष मुसलमानों को क्यों नहीं बना देती है। तो सवाल मोदी जी से है, 10% भी कम से कम मुसलमानों को टिकट दे दीजिए ना। आप कम से कम अध्यक्ष नहीं कि 1-2 महासचिव भी तो बना दीजिए। मतलब कि सवाल पर सवाल, यानी कि जो सवाल उन्होंने किया है तो उस पर सवाल आप ये कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि तुष्टीकरण आप कर रहे हैं, इसलिए सवाल आपके ऊपर बन रहा है। निखिल जी, मैं 2 सेकंड लूंगा, मैं 10 सेकंड लूंगा, बिना आप रोके टोके मुझे 10 सेकंड बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए। प्रधानमंत्री इतने ही मुसलमानों के हितैषी है, तो लोकसभा चुनाव में क्यों कहते हैं कि आपके ये भैंस खोल लेंगे, आपके ये मंगलसूत्र चुरा लेंगे। अमित शाह क्यों कहते हैं बिहार जाके कि ये चुनाव शमशान वर्सेस कब्रिस्तान है? क्यों नहीं आप 50% कांग्रेस को चैलेंज करते हैं, 10% ही मुसलमानों को टिकट दे दीजिए। शाहनवाज हुसैन बेचारे एक तरह से नेपथ्य में चले गए हैं, उनको कम से कम विधानसभा का टिकट ही दे दीजिए। बिहार में विधानसभा होने जा रहे हैं। तो ये सिर्फ बकतौली करना, चुनावों में एक नैरेटिव बनाना, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। कांग्रेस या कोई भी आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? मैं दोबारा बकतौली मतलब बात बनाना। जी, ठीक है। बकतौली कोई खराब शब्द नहीं है। नहीं, चलिए, हमारे बिहार में जो बात बनाते हैं ना, बात सिर्फ बात ठीक है, ठीक है। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, तो हम इसका जवाब ले लेते हैं। आपका पॉइंट आ गया तो इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, 2 सेकेंड। प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो सामाजिक न्याय की बात करने वाले जातीय जनगणना का क्यों विरोध करती है बीजेपी? ठीक है, जातीय जनगणना की बात आप नहीं कर रहे, और जो है जातीय जनगणना की बात जो है प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। आपके जो कांग्रेस के पहले जो लोग थे वो भी आपके हिसाब से किया करते रहे होंगे, तो आप लोग अब आप उसी लाइन पर चल रहे हैं। मैं मुझे ज्यादा नहीं कहना इस पर। ठीक है, कौन बदला है ये जो है बीजेपी की प्रवक्ता बताएंगी, और जो है विजय त्रिवेदी जी इसके विषय में जानकारी देंगे। मैं जानना चाहूंगा, अनुजा कपूर ये कह रहे हैं कि दरअसल 50% टिकट देने के बाद जो प्रधानमंत्री ने कही है, तो आप लोग भी दे दिए होते, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के रहनुमा तो आप लोग भी बन रहे हैं। जय श्री राम, और सभी को 135th बर्थ एनिवर्सरी की बहुत सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मुसलमानों का दर्द जो लोग ज्यादा बात करते हैं वो वहीं दहर जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस मुसलमान का सिर्फ नाम लेता है। हम मुसलमान भाई को अपने साथ, अपनी नीतियों में, अपने नेतृत्व में और अपनी नीयत में रखते हैं। मोदी जी ने हमेशा से कहा है मुसलमान और हम एक हैं, क्योंकि डिवीजन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस करती है। कांग्रेस का आज तक आप देखिए, कोई ये जो बात यहां पर करते हैं, इन्होंने जो 10 उंगलियां हमारी तरफ दिखा देंगे और कह देंगे कि मोदी जी नहीं करते। मोदी ने नई मंजिल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट मदरसा स्टूडेंट्स को दी, नई रोशनी लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम माइनॉरिटी वुमेन को लाकर दी, सीखो और कमाओ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए हुआ, हुनर हाट ये प्लेटफॉर्म था ट्रेडिशनल मुस्लिम आर्टिसंस के लिए। आप देखिए कि वक्फ बोर्ड का जो रिफॉर्म है, ये मेरे भाइयों से नहीं हुआ, ये बातें करते हैं मुस्लिमों की।
वक्फ बोर्ड का दर्द तो सिर्फ हमें पता चला ना, में क्योंकि जब हमें इसलिए बोर्ड- नजर आया क्योंकि वक्फ बोर्ड के का असली मालिक कांग्रेस था। वक्फ बोर्ड का असली मालिक अमानतुल्लाह खान था। वक्फ बोर्ड का असली मालिक ओवैसी था। इन्होंने उन सब के साथ मिलकर हमारे मुसलमान भाइयों को जो ओबीसी से कनेक्टेड है, जो वहां पर मार्जिनल थे, उन सब की जमीनें खाली। मोदी ने किसकी सुनी? मोदी ने मुसलमानों की सुनी। मुसलमानों की पिटीशन थी कोर्ट के अंदर, जजेस ने मुसलमानों के फेवर में बात करी थी। आज जब ये लोग बात करते हैं यहाँ बैठकर इतना बड़ा बड़ा गाना गाते हैं, तब बड़ा बड़ा गाना गाते हैं, ट्रिपल तलाक तो ये लोग ना हटा सके, आर्टिकल 370 का गाना गाते रहे क्योंकि वहां पर मुसलमानों की वहां पर हक जमादारी कर रहे थे ये लोग। आज क्या हो गया? आज आर्टिकल 370 ऑब्लिगेट हो गया। आज वहां पर तो स्टोन पेल्टिंग नहीं होती, आज वहां पे तो लाल चौक पे लाल ठीक है, किला ठीक है, की तरह ठीक है, वहां विजय पे त्रिवेदी जी को झंडा लाएंगे फहराया चर्चा जाता में। है। मुझे ठीक है, आपका मुझे पॉइंट आया। दिक्कत इसी बात से है, मुझे दिक्कत इसी बात से है कि क्यों अम्बेडकर साहब की तरह दलित और ओबीसी के चक्कर के अंदर इन्होंने हिंदुओं के साथ, इन्होंने ओबीसी, दलित, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के साथ इन्होंने इस तरीके का सौताला व्यवहार करा। ठीक है। इतने साल आपकी सरकार रही, आप मुझे बताएं कि आपने क्या किया? ठीक है। वोट को खा गए ये लोग। ये लोग ठीक है, वोट ठीक को है, खा ठीक है, गए। आपको पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। ऋषि शंकर मिश्रा जी बीच बीच में मत बोलिए, अब मैं आपको जब समय दे रहा हूं तो आपके पास आऊंगा। मैं फिलहाल विजय त्रिवेदी जी के पास जाऊंगा। विजय त्रिवेदी नहीं, मैं आपके पास नहीं आ रहा। विजय त्रिवेदी जी, बहुत सारे सवाल प्रधानमंत्री ने उठाए हैं, मसलन किस तरह से SC ST OBC का आरक्षण कट करके मुस्लिमों को दिया जा रहा है, धर्म के आधार पर आरक्षण बाबा साहब ने मना किया था। फिर उन्होंने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड, जिसकी अभी इतनी हिमायत दरअसल कर रहे थे ऋषि शंकर जी, अगर सब कुछ सही रहा होता और पूरे मनोयोग से इसको लागू किया गया होता तो आज मुसलमान पंक्चर नहीं बना रहा होता। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किस तरह से संविधान को सत्ता के लिए बार बार, चाहे वो इमरजेंसी लागू करने से लेकर के और चाहे शाहबानों का केस हो, कहा किस तरह से सत्ता के लिए उसको बार बार इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री के जो प्रश्न हैं, किस तरह से उसको देखते हैं आप? ये कहीं से भी शुरू कर लीजिए, संविधान से अगर शुरू करते हैं, क्योंकि संविधान की बात आज हो रही है, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म जयंती है, तो संविधान को लेकर बहुत चर्चा हुई। अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी चर्चा हो रही थी, तो राज्यपालों के अधिकारों की बात हुई। तो याद होगा आपको कि 100 से ज्यादा बार कांग्रेस शासन में राज्यपालों ने आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया, इस्तेमाल किया, 100 से ज्यादा बार। ठीक है, इमरजेंसी की बात छोड़ दीजिए। इमरजेंसी में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ, जिसे हम लोग एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो अलग मसला है। किस तरह से सरकारों को बर्खास्त किया गया। 1992 को याद कीजिए कि जब बाबरी मस्जिद गिरने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया गया, उसके साथ साथ 3 और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को किन कारणों से वो किया गया, बर्खास्त किया गया। तो ऐसा 100 बार से ज्यादा बार किया गया। तो संविधान की बात कर रहे हैं, फिर जाति जनगणना की बात हो रही है, तो आपको राजीव गांधी जी का भाषण याद होगा 90 का, कि जिसमें उन्होंने 1 घंटे करीब भाषण दिया था और पूरी चर्चा आरक्षण के खिलाफ की थी, मेरिट को लेकर उन्होंने की थी। ये राजीव गांधी, ऑफिशियल बात मैं केवल कर रहा हूँ। अब मुसलमानों की बात कर लेते हैं। मुसलमानों पर जो सवाल प्रधानमंत्री ने किया, तो 2005 में 6 में जो सक्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट तो कांग्रेस के 50 साल के शासन में मुसलमानों के कामकाज का आईना थी ना। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार के वक्त में सक्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, वो क्या था? उससे पहले तो कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े समय नहीं रही, वाजपेयी सरकार के अलावा 50 साल कांग्रेस की सरकार रही है। लेकिन उस दौरान भी 50 साल के बाद भी मुसलमान वहां का वहां खड़ा था जी, खड़ा था कि नहीं खड़ा था? उसकी क्या स्थिति थी, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थिति क्या थी? ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने बनाई, उसमें बताया गया। तो इससे समझ में आता है कि मुसलमानों का कितना हित आप रख रहे हैं। और अभी वक्त की बात कर लेते हैं। वक्त पर मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हुई कि वक्त पर जब इतनी लंबी चर्चा हुई, पहले वो बिल लाया गया, फिर उसके बाद जेपीसी में बड़ी लंबी चर्चा हुई है, 32 बैठकें, 32 से ज्यादा बैठकें उस पर हुई है, चर्चा हुई, और उसके बाद संसद के दोनों सदनों में सबसे ज्यादा चर्चा हुई। करीब 60 सांसदों ने उस पर चर्चा की है। मुझे लगता है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भी इतनी लंबी चर्चा किसी बिल पर नहीं हुई। लेकिन उसमें सबसे हैरानी की बात कि गांधी परिवार के 3 सदस्य संसद में हैं। सोनिया जी हैं राज्यसभा में, प्रियंका जी हैं वायनाड से आती हैं, वो लोकसभा में है, राहुल गांधी जी तो विपक्ष के नेता है। लेकिन तीनों में
से एक भी नेता ने वक्फ पर अपनी बात नहीं रखी। यदि वक्फ से मुसलमानों का बड़ा नुकसान हो रहा है, मान लेता हूं मैं बात, तो फिर जब उनके लिए लड़ाई लड़नी थी तो आप कहां खड़े थे? फिर वो वोट बैंक वाली बात आ जाएगी ना, केरल में भी वोट को निशाना रखना था शायद। ये इसका ऋषि शंकर मिश्रा जी चाहेंगे तो जवाब देंगे। वैसे वो बताएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता भी हैं? मैं बार बार इस बात पर सवाल कर रहा हूँ। ऋषि जी आ रहा हूँ। विपक्ष के नेता भी है तो उन्हें विपक्ष के तौर पर भी बैठना चाहिए। एक तो वो हाउस में ही नहीं थे, पूरे दिन भर वहां पर नहीं थे, लेकिन क्या उनको अपनी बात नहीं रखनी चाहिए थी ताकि मुसलमानों को लगे कि उनकी लड़ाई के वक्त, क्योंकि ये वक्त बिल खिलाफ है ऐसा कांग्रेस कह रही है, ठीक है ना, उन्होंने कांग्रेस ने वोट भी खिलाफ दिया है, तो उस लड़ाई के वक्त आपको खड़ा होना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे क्योंकि ये कारण। लेकिन गांधी परिवार के 3 मजबूत सदस्य उसमें होकर भी उस चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। ठीक है जी जी। ऋषि शंकर मिश्रा जी, सवाल बहुत सारे हैं। 1954 में जब वक्फ की बात आई थी तो 30,000 प्रॉपर्टीज पूरे देश भर में थी वक्फ के नाम पर, अब 8.5 लाख से ज्यादा है। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो गरीब हुआ है और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी बताती है, आप लोग कह रहे हैं कि पिछले 50 वर्षों में जब कांग्रेस का शासन था तो खूब काम किया मुसलमानों के लिए, मुसलमान के जो गरीब है वो क्यों है इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर 30,000 जो प्रॉपर्टीज थी तो एक तरफ तो वो बढ़ भी रही हैं और एक तरफ आप बता रहे हैं कि वो गरीब भी हैं, तो ये दोनों एक साथ कैसे हो रहा है, ये भी सवाल अपने आप में उठ रहा है। यही सवाल मैंने आपसे किया, हाँ, भाजपा प्रवक्ता से किया, और हमारे जो ये सवाल आपसे किया जा रहा है, ये सवाल तो आपसे किया जा रहा है, जो सवाल आपसे वो दूसरों से आप कर देते हैं। मैं क्यों नहीं, मैं सवाल नहीं कर सकता हूँ क्या? मैं सवाल नहीं कर सकता भाई आप बता रहे हैं कि मुसलमानों का बड़ा शोषण हो रहा है और आपने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया भी है। 2013 में आप दोबारा इस बिल को आपने बिल्कुल अपने हिसाब से और बेहतर बनाया, तब तो फिर मुसलमानों का सब कुछ वारा न्यारा हो जाना चाहिए था। वो क्यों पंचर बना रहे हैं? मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ, नहीं सवाल भी तो है। रहता है आपका सवाल 10 पन्नों का रहता है, आप जवाब चाहते हैं 1 लाइन में, तो ऐसे में नहीं सवाल जो पूछते हैं उस पर आप जवाब नहीं देते, इसलिए उसको दोबारा घूम के पूछना पड़ता है। आप एक काम कीजिए, बुरा नहीं मानिएगा, पर्सनली मत लीजिएगा, आप बीजेपी नहीं पर्सनली लेने सुनने का हमारे पास वक्त नहीं है, आप जवाब दीजिए। क्योंकि आपके साथ में यही दिक्कत है कि आप पर्सनली मत लीजिएगा, कह करके आप पर्सनली अटैक करते हैं। तो आप इधर उधर मत जाइए, जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। नहीं मेरे पास समय नहीं है, मैं जवाब नहीं दूंगा, आप भाजपा से जवाब ले लीजिए। चलिए बोलिए। ये 3 जी है ही नहीं, उनसे ले, दोनों से ले लीजिए, हो गया। नहीं ठीक है, थैंक यू। आप अगर नहीं बोलना चाह रहे, आप नहीं बोलना चाह रहे तो हम समझ गए आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। नहीं, यू डोंट हैव एनी आंसर, यू डोंट हैव एनी आंसर। अब नहीं, अब मैं आपको मौका भी नहीं दे रहा। यू डोंट हैव एनी आंसर। नहीं ठीक है, बिल्कुल यू डोंट हैव आंसर। मुझे पता है आपके पास जवाब क्या देंगे, जवाब आपके पास है नहीं। आप इधर उधर की बातें करेंगे, इनके ऊपर आरोप उनके ऊपर आरोप, वो मैं होने नहीं दे रहा हूं। अनुजा कपूर के पास आ रहा हूं। अनुजा कपूर किस तरह से इस स्थिति को बदलेंगी? मोदी जी ब्रह्मा जी का, चलिए आपको भाई इनका ऑडियो आउट कर दीजिए, इनका ऑडियो आउट कर दीजिए, इनकी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि जिस तरीके से ये अभी भी एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहे, इनका यही काम है। राहुल गांधी वॉज नॉट प्रेजेंट, सोनिया गांधी प्रेजेंट नहीं थी पार्लियामेंट के अंदर बोलने के लिए। आप ये देखिए कि वहां पर वो लोग रहते हैं, बस एक पपेट की तरह बैठे रहते हैं। इन लोगों को सिर्फ इतना चाहिए कि वोट बैंक की राजनीति हो, एक दूसरे को लड़े। सीएए के बारे में इतना इन्होंने गंद फैलाया, इतना गंद फैलाया, शाहीन बाग बना दिया सारी तरफ। क्या हुआ? 2 साल से सीएए है, क्या हुआ? किसका उखड़ा? इसीलिए कोई सिटीजनशिप किसी की ले ली, किसी की सिटीजनशिप कहीं पर खत्म कर दी। इस तरीके की बातचीत करने में इनके सामने जब बात आती है तो ये उखड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास बात नहीं होती। मोदी जी ने हज के अंदर 1 लाख पहले लोग 1,30,000 लोग जाते थे, आज आप देखिए 2 लाख से ऊपर लोग वहां पे जा रहे हैं, औरतों तक को अलाउ कर दिया। आज आप अगर 3 तलाक का अबॉलिश करके 70% जो बच्चे जो ड्रॉप आउट कर रही थी लड़कियां, आज 30% कर रही हैं। स्कॉलरशिप्स की बात कर रहे हैं आप। माइनॉरिटी ऑफिस का जो बजट है आज 5,000 करोड़ पे खड़ा हो गया है। आज हम लोग जब बात करते हैं सच्चर कमेटी के ऊपर बेसिस था ये, अगर हमारा
होता, अगर हमने करना होता, वोट के अगेंस्ट कुछ करना होता, या हमारा उसके अंदर मत न होता, क्या हम 2024 के अंदर जब हम लोगों ने इसको दिसंबर में लेकर आए थे, अगस्त में लेकर आए थे, तो क्या हम तब ना बना देते? क्या हमारा मत नहीं था? और फिर भी हमने जेपीसी के अंदर इसको भेजा। पूरे बजट टू बजट हमने पूरे सेशंस टू सेशंस हमने इसके अंदर लगाए, और पूरी कितने घंटे लगाकर हमने इसके अंदर सबने अपने मतों को रखा, क्योंकि हम चाहते थे सबका साथ सबका विकास। और यही एक दिक्कत है कांग्रेस के लोगों को कि वो सिर्फ तुष्टीकरण की बातें करती है, अपने लोगों को भी पता करिए, उखाड़ते चले जा रहे हैं, उखाड़ते चले जा रहे हैं इन्हें। आप ये मुझे बताइए कि वक्फ बिल किसके अगेंस्ट है? वक्फ बिल इनके अगेंस्ट है, वक्फ बिल ओबीसी के अगेंस्ट है, वक्फ बिल किसी मुसलमान के अगेंस्ट नहीं रहा। मुसलमान का ही दर्द मुसलमान के साथ था। ठीक है, ठीक है। जिन्होंने पटाखे चलाए थे वहां पर, वो पटाखे किसके थे? मुसलमान के थे। और जिन पिक्चरों को इन लोगों ने साझा किया, जिन वीडियोस को इन लोगों ने साझा किया, पुरानी वीडियोस थी, किसी और की वीडियोस थी। आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा टूल किट बनाते हैं। ये बाहर से लोगों को लाते हैं, जॉर्ज सोरोस को लाते हैं, टूल किट बनाते हैं यहाँ। ठीक है, इनसे पूछने वाली बात सारी यही है कि आखिर क्यों ये इस देश को भटकने में लगे हैं। जो भी इस देश के प्रति एक समझौता ये लोग करना चाहते हैं ताकि ये देश टूट जाए। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब नहीं है। आखिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी क्यों नहीं बोली संसद में? विजय त्रिवेदी जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जब बात होती है कि संविधान बदलने को, बार बार संविधान वो जेब में लेकर चलते हैं, लेकिन संविधान को बार बार अगर जिसको कहना कि तार तार करना हो, तो उसमें भी कांग्रेस आगे रही है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं इसमें जिसको जो भी समझना हो समझे, क्योंकि ये इतिहास जो है वो देश के सामने है। और अभी जो नया आयोग बन रहा है उसमें जिस तरह से चाहे वो कर्नाटक की बात आप देख लीजिए कि वहां पर भी अब जो बैकडोर से मुस्लिम तुष्टीकरण की एक नई जो है वो तरीका निकाला है कांग्रेस ने। बहुत सारे उदाहरण इस तरह के हैं निखिल जी, लेकिन बात जो हुई कि संविधान के नैरेटिव का, तो आपने देखा होगा कि संविधान का नैरेटिव को फेक तरीके से या गलत तरीके से, जैसे भी आप कहेंगे, वो लोकसभा चुनाव के दौरान फैलाने की कोशिश की गई और बताया गया कि संविधान बदल देंगे। उससे कुछ नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ भी, कि लोगों को लगा होगा ऐसा, लेकिन उसके बाद लोगों को तुरंत समझ में आया। तो उसका क्या हुआ कि हरियाणा के चुनाव, दिल्ली के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव आप देखेंगे कि लोगों को वो बात समझ में आ गई कि संविधान को बदलने का नैरेटिव कोई नहीं है। और क्या संविधान बदला गया? जैसे अभी सीए को लेकर भी बात हुई, तो सीए पर होम मिनिस्टर ने, अमित शाह जी ने भी कहा कि भाई आप बता दीजिए एक नाम जो मुसलमान की नागरिकता खत्म हुई है। उस समय एक और बात कही गई, मुझे याद आ रहा है कि जब पिछले सरकार थी, पिछले बार का जो शासनकाल था मोदी सरकार का, उसमें जब 3 तलाक का बिल आया तो कहा गया कि मतलब खून की नदियां बह जाएगी एक तरह से, मुसलमान इसके विरोध में खड़े, मुसलमानों के खिलाफ है। क्या आपने देखा कि मुसलमान निकल कर आए सड़क पर? तो अगर मुसलमानों के खिलाफ सारे फैसले हो रहे हैं, चाहे वो सीए का हो या 3 तलाक का हो या अभी वक्फ का, वक्फ में भी जो पॉलिटिकल लीडर थे वो अपना विरोध कर रहे हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्या हिंदुस्तान का मुसलमान खड़ा हो गया है मोदी सरकार के खिलाफ कि भाई ये वक्फ बिल पर इतनी तमाम कोशिशों हुआ, अब तो बिल पास हुए, कानून भी बन गया है, राष्ट्रपति ने उसको कर दिया है, तो उस पर विरोध करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन क्या आप उनको समझा पाए? क्योंकि आपके पास इस बात का जवाब नहीं है कि वक्फ की जो जमीन थी उसका इस्तेमाल आपने किसके लिए किया। असली लड़ाई ये है ना, ये अशरफ और पसमानदा की जो लड़ाई है उसको मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई मत बनाइए ना। जी बिल्कुल। और ये सवाल जब किया जा रहा है तो दरअसल उस पर ध्यान भटकाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब जो इस पर जवाब है वो है नहीं। सवाल अगर मुश्किल हो, जवाब देना कठिन हो, तो उस पर आप कह दीजिए पर्सनल आरोप पर उतर आइए। ठीक है, फिलहाल अनुजा कपूर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय त्रिवेदी जी आपका भी शुक्रिया, और ऋषि शंकर मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। आपने इधर उधर भटकाने की कोशिश की, अगली बार ज्यादा तैयारी के साथ आएंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपका भी।